अलबत्ता मैंने ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज में काम किया है, तमिल, मलयालम, कन्नड़। तो मुझे लगा उनको मेरा सिस्टम ठीक लगा, मैं उनका सिस्टम समझ गया था। हम लोग जैसे देखते हैं कि पहले बहुत ही इजी होता था एक्टर के लिए, आउटसाइडर्स के लिए बॉलीवुड में आप एंट्री कर जाओ, लेकिन अभी नेपोटिज्म लोग कहते हैं कि मतलब एक एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए आप? OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे रास्ते खोले हैं हम लोगों के लिए, तो आ कोई भी सकता है, लेकिन ये बात सही है कि अब ये इस लाइन को आप ये ना समझे कि आप ही अकेले जा रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि बॉम्बे सिनेमा के लिए सबसे बड़ी जगह माना जाता है, लेकिन आप भूले ना कि जो है इसे मदर ऑफ इंडस्ट्री। लोग ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत ही पंचुअल हैं, सेट पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। आप तो पर्सनली उनके साथ में काम किया हुआ आपने, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? तो मेरा जो अपना पर्सनल जो फॉरेन का एक्सपीरियंस था, मैं उसे लेके जब आया था, तो उसमें से सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि कभी फ्यूचर सोचे कि मतलब मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में जाके MLA बन रहे हैं, MP बन रहे हैं। पॉलिटिशियन यस भी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन बन सकता, नहीं बन सकता। बॉलीवुड का सबसे डार्क सीक्रेट कौन सा है? जो शायद कहीं हमें लगा कि हिंदी सिनेमा इस बात को, इस सीक्रेट को नहीं समझ पाया। सो फाइनली आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स ये पॉडकास्ट देने वाले जिन्हें बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर ट्रॉलीवुड में कह सकता हूँ, उसमें कोई भी जान या पहचान की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली आज हमारे बीच आ चुके हैं मुकेश ऋषि सर। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मौका दिया यहाँ आने का। जी सर, बहुत सारे और भी फील्ड्स थे, स्पोर्ट्स में भी आप इतने अच्छे थे, मतलब एक्टिंग को करियर क्यों चूज़ किया आपने? मैं सब कोशिश किया हर चीज़ में, कोई फैमिली का बिजनेस भी था वो भी किया, और आगे पीछे जाने का मौका भी मिला वो भी ट्राई किया। कभी कभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि आपकी एक्चुअल लाइन क्या है, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसमें थोड़ा सा इतना कि मैं न्यूजीलैंड में था, तो वहाँ मैं फ़ैशन शोज़ करने लगा था। तो फैशन शो करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद इस लाइन में जाना चाहिए। वो इसलिए सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये था कि मैं मुंबई में रह चुका था और मेरा घर था यहाँ पे, तो इसलिए वो सोच जो है एकदम मेरी जो है इनकरेजिंग, अपने आप को इनकरेज कर लिया कि यार घर तो है और मुंबई देखा हुआ है जी। तो शोज़ करते करते ही मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे ये लाइन चूज़ करना है। जी। सर, आपको कब ऐसा लगा कि मतलब अभी तो मैं एक्टर बन गया, और टर्निंग पॉइंट कौन सी मूवी का टर्निंग पॉइंट था, आपको ऐसा लगा नहीं अब तो हो गया, अब मैं ये लाइन में सेटल हो चुका हूँ? मुझे लगता है ये कहना कि मैं एक्टर बन गया हूँ, ये फीलिंग मेरे में तो कभी नहीं आई, क्योंकि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आया हूँ और मेहनत करना ही जानता हूँ मैं। और शुरू से जब जो भी काम करते रहे उसकी गलतियाँ भी खुद भी समझ में आती रही, कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं था, खुद ही समझते समझते ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सोचना और अपने आप को ये बताना कि मैं एक्टर बन गया हूँ, मेरे लिए तो वो सही नहीं बैठता है वो। जी जी सर, लेकिन जब हम स्ट्रगल करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई कोई इमोशनल ऐसा मोमेंट आता है जब ऐसा लगता है नहीं नहीं गलत जा रहा हूँ। कभी ऐसा लगा आपको लाइफ में कि नहीं एक्टर नहीं कुछ और मैं कर सकता था? नहीं, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। जब मेरी फैमिली का अपना बिजनेस था, जब मैं वो ही नहीं कर पाया तो और दूसरा बिजनेस क्या सोचना था मैंने। तो जो कुछ कर सकता था बाहर घूम घाम के आ गया। तो लेकिन यही जब फील हुआ कि यही लाइन में कर सकता हूँ, और जब मैं यहाँ पहुँचा था, जब ये मन बना लिया तो फिर एक ही दिशा थी कि यही रास्ता पकड़ना है, इसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं। तो वो सब डिफ़िकल्ट था कि एक्टिंग सीखना, कोर्सेज करने, उसके समझना उस बात को, वो बहुत ईमानदारी से मैंने उनको झेला है और फेस किया है, क्योंकि मैंने ये मान के चल रहा था कि मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हो रहा है या थोड़ा सा जो शोज़ किए थे उससे जो मुझे इनकरेजमेंट मिला था वो मेरे साथ थी। तो इसलिए मुझे कभी ये बात का नहीं हुआ कि हो गया है काम, कि मैं हाईवे पे पहुंच गया हूँ, ऐसा नहीं था। मैं आज भी वैसे ही सोचता हूँ और ये बात सच भी है। सेटिस्फाई कहाँ होते हो आप? एक फिल्म में अगर कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मेरे लिए यादगार है या लोगों को बहुत पसंद आई हैं, ऐसा ही कम्बिनेशन रहेगा थ्रू आउट ज़िंदगी। यू जस्ट कांट से नो आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज इतने नंबर हो गए हैं फिल्मों के, उसमें कुछ अच्छी फिल्में हैं। ये मुझे नहीं लगता कोई एक्टर ऐसा सोचता है। हाँ, करते करते
जब अच्छा भी कुछ किया हो उसके बाद फिर गैप आता है, फिर कुछ अच्छा आता है, तो उसको लगता है यार ये चीज़ है, मुझे इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सफ़र इस तरह ही चलता है ये। जी। कभी ऐसा इमोशनली कभी कभी कोई मूवी हो या फिर कोई ऐसा फेस आया हो आपके लाइफ में कि आपकी आंख भर गई हो कुछ चीज़ें लेके? होता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन क्या है, एक्टर की ज़िंदगी में ना ये बड़े मोमेंट आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपने हिस्से के चाहने वाले मिलते हैं। मेरे साथ भी हुआ, कई कई बार हुआ, लेकिन फिल्मों से ही जुड़ा था वो। मुझे याद है सरफरोश जब रिलीज़ हुई थी तो उसका एक शो हमने बॉम्बे सेंट्रल में रखा था, उसको बहुत नामचीन थिएटर आज भी है उधर। तो मैं थोड़ा सा लेट एंटर हुआ, जब मैं एंटर हुआ तो जो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर था उसने मुझे सल्यूट किया। वो सल्यूट मैं आज भी आपको कहते हुए मुझे पूरी पिक्चर मेरी नज़र में उनकी शक्ल आ रही है कि जिस मोहब्बत से, जिस इज़्ज़त से उन्होंने मुझे सल्यूट किया, मुझे लगा कि जो करैक्टर है मेरा सलीम, वो शायद सही जगह पहुंच गया है। इस तरह के कई किस्से होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, और ये आपका काम ही है वहाँ तक पहुँचाता है। सलीम सरफरोश का करैक्टर था, उसने जिस रोल को निभाया वो लोगों तक पहुँचा, यही मकसद था, इसीलिए मैं हायर किया गया था। और मेरे लिए चुनौती ये थी कि मैं अगर उन्होंने समझा कि ये रोल ये कर सकता है, क्योंकि उस वक्त भी मैं कोई बहुत पुराना नहीं था, तो ये मैं किया, मैंने पसंद आया उनको, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। ऐसे मोमेंट हैं कई। जी। कितना डिफ़िकल्ट होता है एक एक्टर के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस करके चलना? मुझे ऐसा है नहीं, जो आप काम करते हो आपका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होनी चाहिए। मैं जब आया था तो आधी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ ही जी रहा था, तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आज भी नहीं आती है। पर्सनल लाइफ है, जब आप घर पे हो तो घर वालों के साथ हो या दोस्तों के साथ हो या कहीं जा रहे हो, आम आदमी को, मैं वैसा ही हूँ आज भी। मेरे लिए सिनेमा ऐसा नहीं रहा कभी भी कि अब मुझे अलूफ हो जाना चाहिए, दुनिया से दूर हो जाना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए। मेरी ये कभी सोच रही ही नहीं। मैं आज भी अकेले घूम लेता हूँ, मैं कहीं जाना हो तो चला जाता हूँ, जिम चला जाता हूँ वॉक करके। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन मेरे लिए रहा। और बहुत सारी चीज़ों में मैं ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे घर में फंक्शन है तो प्रेस को पता होना चाहिए। मैंने कभी इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, और मुझे लगता है सही है। मेरे घर में भी ऐसा माहौल नहीं है कि रोज़ पार्टियाँ होती हैं फिल्मी लोगों की, नहीं, एक नॉर्मल है कि किसी ने बुलाया, आपने उनको बुलाया, इसी तरह ही चलता है। लेकिन मुझे कभी उस चीज़ का ज़्यादा बर्डन नहीं है कि ये प्रोफेशनल लाइफ है, पता है मेरे को वहाँ क्या करना और यहाँ क्या करना। सर, हम लोग जैसे देखते हैं कि पहले बहुत ही इजी होता था एक्टर के लिए, आउटसाइडर्स के लिए स्पेशली, कि बॉलीवुड में आप एंट्री कर जाओ। लेकिन अभी नेपोटिज्म लोग कहते हैं कि मतलब एक एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा आज का जो सीन है वो मच बेटर है पहले से। पहले से क्या होता था, 90% लोगों को झूठ बोलना पड़ता था। लड़कियों को तो बहुत ही बोलना पड़ता था कि बॉम्बे जा रहे हैं, उसमें फिल्मों में काम करना है। ऐसे ही लड़कों का होता था, डरे रहते थे। उसका रिजल्ट ये होता था, कामयाब नहीं होते थे, फिर भी घर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो लड़कियों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती कि कैसे जाएंगे घर, अगेंस्ट उनको क्या लगेगा, कैसे। आज तो ओपन है, मतलब पेरेंट्स को पता है, और हर जगह अवेलेबल है, एक्टिंग स्कूल्स अवेलेबल हैं, कुछ भी आप कहीं भी सीख लो, आप कह सकते हो घर वालों को। तो पहले सिनेमा इतना एक्सेप्टेड नहीं था फैमिली में, अब तो बिल्कुल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये जो है कि जो बच्चे जिनके बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में काम, या उनके बच्चे हैं वो काम करते हैं, तो नेपोटिज्म हो जाता है। अब आप ही बताओ, आप एक काम कर रहे हो, अब सबसे पहले तो आपका बच्चा आपको यही देखता है ना कि मेरे पापा ने ये काम किया है, और हो सकता है मन में पालना शुरू कर दे कि हाँ यार मुझे भी एक दिन ये करना है, और आपके लिए वो इजी हो जाता है उसको बताना, समझाना, गाइड करना कि हाँ भाई ये कर ले, मैं चाहता हूँ तू इससे बेटर कर ले, ये उससे ऐसे हो सकता है। अब सिनेमा वाले बच्चे ये छोड़ के आइस की फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं? करेक्ट है। वो जो देख रहे हैं अपने माँ बाप को करते हुए, और उसका असर होता है। बड़े जो एक्टर्स हैं उनकी दुनिया भी है, पार्टियां होती हैं, लोग आते हैं, सारी इंडस्ट्री को जानते हैं, और वो बच्चे एक दूसरों के एक्टरों के साथ के बच्चों के साथ पढ़े हुए हैं, उनके साथ बड़े हुए हैं,
अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे का, वो तो जानते हैं एक दूसरे को। Correct. अब उनमें से कुछ बच्चे निकल के आते हैं जो आप अगर रेशो भी देखें तो ऐसी रेशो नहीं है कि हर एक इंडस्ट्री के बच्चे का जो बच्चे आए हैं वो सब कामयाब हुए हैं, Correct. नहीं है। लेकिन जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए एज ए लेमैन, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। वो तो उनका हक है यार, माँ बाप का हक है कि अपना बच्चे को अगर वो चाहता है तो उसको गाइड करें या उसके लिए 4 पैसे खर्च करें। मुझे तो उसमें कोई गलत बात नहीं दिखती। जी, लेकिन आज के जितने जो यूथ है, आपके हिसाब से वो पहले फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए, उसके बाद में वो एक्टिंग करनी चाहिए, कि एक्टिंग जो कर रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होके भी वो आपके हिसाब से सही है? देखो, एक्टर होने की कुछ स्टेज तो है नहीं, लेकिन अगर जब आप जल्दी आ रहे होते तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने ग्रेजुएशन किया होगा, वो एज है कैरियर चुनने की। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हो कि मुझे यही करना है। अब यही करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपने इन बिटवीन सीख भी ली होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। यू जस्ट कांट से आई एम बॉर्न एक्टर और ये बॉर्न सिंगर, ऐसा नहीं होता साहब। किसी की बचपन में आवाज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें जो प्रोफेशनली जो सीखना है, समझना है, वो करना ही पड़ता है। Correct. वही चीज़ एक्टर को भी लागू होती है। तो अगर आप करते हो, अब पर कुछ आदमी ऐसे हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके आ गए हैं, उन्होंने वहाँ 30, 32, 34 साल, 4-5 साल एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। उनकी मेहनत अलग हो जाएगी, क्योंकि जो कैरियर बनाना है जिसको सबसे पहले, जो यंग है उसको तो बहुत सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि ज़रा से भी गड़बड़ हो गए तो आपकी ये जवानी के 6 साल गए Correct. और इसका कोई आपके पास रेफरेंस नहीं है। कौन थे, कहाँ थे भाई तुम 6 साल, किसी को नहीं बता सकते। तो इसी तरह है कि आप किस एज में आते हो, कितना सीख के आते हो। आज काफ़ी सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास के दिल्ली के या बाहर हिंदुस्तान में जहाँ से वो कितने लोग कामयाब हुए हैं, उनको बहुत मौका मिला है, क्योंकि इस वक्त सुर वैसा है, ऐसा सिस्टम चल रहा है। OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे रास्ते खोले हैं हम लोगों के लिए। तो आ कोई भी सकता है, लेकिन ये बात सही है कि अब ये इस लाइन को आप ये ना समझें कि आप ही अकेले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी दुनिया है जो एक्टर बनना चाहती है, इस लाइन को ज्वाइन करना चाहती है, कैमरामैन बनना चाहती है। तो आप ये ज़रूर सोच के रखें कि आपको हर पल मेहनत करते ही रहना पड़ेगा। करेक्ट है। बहुत ही डिफ़िकल्ट, पहले के एक्टर्स को डिफ़िकल्ट होता था मूवी में आने के लिए, या फिर अभी के जो नए नए जो एक्टर बनना चाहते हैं या फिर बन चुके हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है आपके हिसाब से? नहीं, मैंने आपको बताया डिफ़िकल्ट यही था कि आप घर में नहीं बता सकते थे। अब जब मैं इस लाइन को की तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मदर या भाई का कि उन्होंने मुझसे नहीं वो किया, और मेरे पास थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस था वहाँ का। तो जब मैं सीरियसली भाई को समझाया तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उसके लिए, या माँ ने कभी नहीं मुझे रोका। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले पूछें, क्योंकि घर वालों की तो वही बात है, आप किसी बिजनेसमैन के बेटे हैं और शायद उसका फादर चाहता हो कि आप बिजनेस संभालें। करेक्ट है। तो वो हो सकता है कि भाई मत जाओ, ये इतना कुछ किया है हमने, इसको संभालो। वो डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आपको, लेकिन फिर आपको प्रूव कर देंगे तो डिफ़िकल्टी या तकलीफ़ खुशी में बदल जाती है। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन जो आपके बड़े हैं वो तो यही चाहते हैं कि शुरू में ये चाहते हैं कि वहाँ कर लो जहाँ उनका कंट्रोल है, बता सकते हैं, और फिर आपकी कामयाबी को से सबसे ज़्यादा खुश होने वाले तो वही पेरेंट्स होंगे। करेक्ट है। लेकिन सर, आप विलेन का रोल स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, तो जैसे आप जब आपके नए फैन से आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा डर नहीं लगता आपको कि मतलब मेरा जो रोल है वो तो विलेन का है, क्या नेगेटिव वहाँ उनके सामने मेरा नेगेटिव इमेज जाएगा या पॉजिटिव इमेज जाएगा, ऐसा कभी डर नहीं लगा आपको? सिनेमा की एक खूबसूरती रही, ये जो गिफ्ट है ना, जो लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है, आप एक्टर को पसंद करते हैं, ये गिफ्ट है एक्टर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हीरो बहुत अच्छे काम करता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, बाकी एक्टरों को नकार देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके हिस्से की उसको मिलता है। ये कभी नहीं हुआ कि इन लोगों से दूर रहो, ये गंदे लोग हैं, ऐसा ये असर होता है आपके कैरेक्टर का। शुरू में मैंने जो फिल्में की उस ज़्यादा हम लोग दिखते नहीं थे टीवी पे या इतना इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो बच्चे घबराते थे, लेकिन दूर से देखते थे तो ये एक इमेज बनती थी। पर वो भी हमारी जीत है, और काहे के लिए हमने ऐसा काम किया, क्यों उन्होंने कहा कि ये ऐसा कर सकता है, ये इफेक्टिव लगेगा विलन में, तो ये तो हमारी जीत ही होती है। लेकिन वो कम होते होते आज ऐसा है कि बच्चे छोटे जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब थोड़े
आपके काम को लेके सेंसिटिव होते हैं, आज वो भी प्यार से मिलते हैं, आते हैं, अंकल आप आपने वो किया था ना बैटमैन का, तो ये उनका भी सोच चेंज हो गया है। तो ये मुझे लगता है क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है, हम लोग रोज़ टीवी में आप देखते हैं, पॉडकास्ट में देखते हैं, आपके कैमरा में जब जी चाहो उसमें मोबाइल में देख लो। तो ये वो असर है जो पहले जैसा नहीं रहा है, ये तो मैंने भी फेस किया है। लेकिन आज के टाइम पे मुकेश जी जो है वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा दिख रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप रील्स बनाते हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैं ये ऐसे दोस्तों में, हम 3 दोस्त थे, एक फिल्म साथ में कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। और फिर उसके जब क्या बोलते हैं हम रिएक्शन देखे, तो हमारे में एक जो है वो सबसे तेज है, राजन मोदी, वो बहुत पढ़ता उड़ता रहता है। तो उसकी यही था कि भाई सबको लोग पसंद करते हैं, उनको अच्छा लग रहा है, मज़ा लग रहा है। तो हमें लगा कि हम उस तरह के आदमी नहीं हैं, हमारा वो सिस्टम नहीं है कि मैं घर से बाहर इतने बजे निकल रहा हूँ, पीछे प्रेस खड़ी है, और फिर उसके बाद मैं इतने बजे समोसा खाऊंगा, वहाँ भी प्रेस खड़ी है। मेरा वो नेचर नहीं है, मैं उस तरह का नहीं हूँ। तो जब हमें लगा कि आम आदमी हमें एक आम एक्टरों की तरह नहीं, क्योंकि हमारा वहाँ जो करते हैं हम एज एन एक्टर नहीं करते, एज ए ह्यूमन बीइंग करते हैं। मतलब हर एक आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है ना काम के बाद। तो हम चाहते थे यही इसी तरह ही हम उनको सामने दिखें, उसी तरह की हरकतें करें जो कोई भी नॉर्मल इंसान करता है। तो करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ बहुत से लोगों को पसंद आई है हम तीनों का। उसमें कई तो 21 मिलियन तक चले गए, 9 मिलियन, ये वो इस तरह चलता गया। तो हम थोड़े से इनकरेज इस बात को ले हुए हम लोग कि हमारी जो सादगी से जो हम चाहते थे कि हमारा ये रूप उनके सामने आए, बाकी जो स्क्रीन का रूप है वो तो देखा ही है उन्होंने इतनी फिल्मों में। तो मुझे लगा कि कहीं इस बात की खुशी है कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, और हमारी भी कोशिश है कि कोई ऐसा काम हम ना करें, चाहे कोई देश के खिलाफ कोई भी चीज़ हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। सोसाइटी के लिए कोई ऐसी बात नहीं, कोई अच्छी बात ही करें हम लोग। तो इस तरह के मजाक में कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो हम कोशिश यही रहती है। जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री से आप साउथ इंडस्ट्री में गए, ये बॉलीवुड में और साउथ में क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस कुछ नहीं है यार, सिनेमा तो वही है, लेकिन ये बात मालूम है उनका डिसिप्लिन अच्छा रहा। जब मैं गया था तो बहुत लोग डराते थे कि भाई बहुत क्या बोलते हैं स्ट्रांग है उसमें, इस बात को लेके कि टाइम पे आना ये है वो। तो मुझे उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी उस नेचर में है वो चीज़ कि टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो बाकी यह था कि अलर्ट रहते थे कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता था, उनकी लैंग्वेज हमको नहीं आती है, और फिर भी आपको उन्होंने बुलाया, हायर किया है, अच्छी जगह पे रखा है। तो मुझे ये लगता था कि ये पे बैक कैसे होगा। इट्स नॉट सिंपली, ये रिश्ते में मैं नहीं रहता था कि आपने मुझे पसंद किया, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आया, मैं करके चला गया। मैं इसमें नहीं रहना चाह रहा था। मुझे लगता था मुझे एज एन एक्टर इससे ज़्यादा पे बैक करना, क्योंकि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है। क्योंकि शायद मेरा अपने आप को अलर्ट रखने का यही एक तरीका है। ये सिंपल नहीं चलेगा कि पैसे लिए थे कर लिया हमने, नहीं भाई, उसके बाद उनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि हमारी चॉइस राइट थी। तो इस तरह करते करते कई साल आज मुझे हो गया वहाँ पे काम करते हुए। अलबत्ता मैंने ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज में काम किया है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन सब में किया है। तो मुझे लगा उनको मेरा सिस्टम ठीक लगा, मैं उनका सिस्टम समझ गया था, तो तालमेल बराबर बैठता है। जी, लेकिन साउथ इंडस्ट्री है सर, वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है वो चीज़ में कंपेयर टू बॉलीवुड। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात को तो मैं मानता हूँ कि वो राइटर जो उनके बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ टीवी पे महाभारत बना, रामायण बना, उनके यहाँ इस तरह की सिनेमा बहुत बना है उधर, बहुत सिनेमा बना है उधर। उनके सब बड़े बड़े एक्टरों ने ये सब बड़े बड़े रोल प्ले किए हुए हैं। तो उनकी नॉलेज उन चीज़ों में बहुत है, और देश इसमें जो भक्ति का जो भाव है उनमें बहुत है। सारे साउथ इंडिया में बहुत है, बहुत ही इज्जत और बहुत ही प्यार से पूजा और ये सब चीज़ों को मानते हैं वो लोग। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, अपने सिनेमा को बेटर करने के लिए उन्होंने अपनी सोसाइटी को पीछे नहीं छोड़ा। ये मुझे उनकी सबसे बड़ी ताकत लगी, क्योंकि उनको अगर सोचो, उनको लगता है कि हम अपनी सोसाइटी को भी पॉलिश करते हैं, मॉडर्न कर देते हैं, नई चीज़ें दिखाते हैं, तो वो बात नहीं रहनी थी। जो शायद कहीं भी हमें लगा कि हिंदी सिनेमा इस बात को, इस सीक्रेट को नहीं समझ पाया। हम लोग बढ़ गए हैं। अब बॉम्बे दिल्ली वाला क्या देखना चाहता है,
ये अलग है, पंजाब यूपी क्या देखना चाहता है ये ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ आज भी वो अपने लोगों के लिए उनको ध्यान में कि हमारी फिल्म है और हमारा हीरो इस तरह होना चाहिए, हमारे जो रहन सहन है पहनावा है वो इसी तरह ही रहना चाहिए। तो आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, उनको अब उनका जो वेशभूषा है, जो लुंगी जो पहनते हैं आपको हर वक्त दिखेगी, वो हर टाइम टू टाइम फंक्शनों में पहनते हैं, हीरो भी उनका पहनेगा। तो ये जो उनका मुझे एक डिफरेंस यहाँ से वहाँ लगा, ये बड़ा अमेजिंग था और इसके लिए मुझे बेहद खुशी है क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी नहीं छोड़ी, अपनापन जो है उनके कल्चर का, अपने स्टेटहुड का, उसको नहीं छोड़ा। वो कहानियों में बराबर मिलता है। जी, और उनकी कहानी भी कंपेयर टू बॉलीवुड बहुत ही अच्छी होती है। और आज ये प्रेजेंट टाइम पे ऐसे पोजीशन पे साउथ इंडस्ट्री जो डब होने के बाद में भी जो हिंदी सिनेमा है उससे ज़्यादा व्यूज़, उससे ज़्यादा ऑडियंस डब होने के बाद में भी देख रही है। इसके पीछे की वजह क्या आपके हिसाब से? देखिए, हम सब जानते हैं कि बॉम्बे सिनेमा के लिए सबसे बड़ी जगह माना जाता है, लेकिन आप भूलें ना कि मद्रास जो है इसे मदर ऑफ इंडस्ट्री। करेक्ट। हमारे यहाँ कलकत्ता से हम लोग यहाँ पहुँचे, बॉम्बे में पहुँचे, यहाँ बने, और जो साउथ इंडिया की जो फिल्में बनती रही हैं वो उस दौरान भी बनती रही हैं, 60s में भी बनती रही हैं, वो लोग था। और वहाँ के जब टेक्नीशियंस, वहाँ मद्रास से जब अलग अलग स्टेटों से लोग निकले, आंध्रा वाले हैदराबाद चले गए, केरला वाले कोचीन चले गए, कर्नाटका फिल्म था बेंगलोर चले गए, ऐसी जब अलग हुआ, लेकिन टेक्नीशियन तो सब वहीं से निकले। वो जो टेक्नीशियन थे वहाँ पे इतने ज़बरदस्त थे, इतना एक्सपीरियंस था कि सारी स्टेटों को अपने अपने हिसाब से उनको सबको फ़ायदा हुआ। टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। केरला को माना जाता है कहानी वाइज, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत है, तो उनकी कहानियों में आपको वो चीज़ दिखेगी। तो सबका एक अपना अपना रूप है जिसको हमेशा पॉलिश करते रहते हैं, निखारते रहते हैं। ये एक उनकी ख़ास बात है जो उसको लेके चल रहे हैं वो। और बॉम्बे ने भी बहुत सी चेंजेस किए हैं, अपनी तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की हैं, लेकिन मैं अभी भी बोलता, हम लोग कहीं अपनी सोसाइटी की जो पहले की बातें होती थी, पहले ऊपर वाले हिस्से से लेके, बालकनी से लेके नीचे 3rd क्लास तक फिल्में बनती थी जो नीचे वाले, लेकिन हम भूल गए 3rd क्लास वाले कि 3, 4, 5 रो को तो भूल ही चुके हम लोग। ऐसा लगता है वो हमारे वो है ही नहीं है, देखने वाले ही नहीं है। तो ये हम गलतियां कर गए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 6-6 फिल्में 7-7 बार अगर कोई फिल्म देखता है तो वही 6-8 रो होती हैं जो 8 बार 9 बार 10 बार देखता है। हम भूल गए, हमारी कहानियाँ उस तरह होगी। और एक्सपोजर एक आम आदमी को, आज दुनिया के हिंदुस्तान के किसी गांव में देख लीजिए, इस फ़ोन के ज़रिए उसके पास सब कुछ है, उसकी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया। तो नॉवेल्टी ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्विट्ज़रलैंड ले जाओगे तो पागल हो जाएगा, अरे नहीं, वो बदला, लेकिन कहानियाँ नहीं बदल पाई हमारी। और जब जब हमारी कहानी बदली है, अब धुरंधर देख लीजिए आप, उसका रूप सबको पसंद आया। तो मुझे खुशी होगी कि हमारे यहाँ भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट और डीप थॉट जो है इन्वॉल्व हों सिनेमा। एट प्रेजेंट टाइम कोई भी मूवी स्पाई के ऊपर बनती है तो वो मतलब 99% ऑफ टाइम वो हिट ही होता है वो। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद में सारी चीज़ें हो रही है? गवर्नमेंट का क्या लेना देना यार, पहले नई फिल्में बनती थी, हमारी कहानियाँ कहाँ से आती? मेरी अगर लाइफ में कोई ऐसी बात है अचीवमेंट के साथ, तो उसकी कहानी बन जाएगी। ऐसी कई कहानियाँ बनी हैं। तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई लिखने वाला इनकरेज हो गया किसी थॉट से, तो वो कहानी में डाल दिया जाता है। तो मैं ये हम कैसे कह लें, अभी जो हादसे हुए हैं, मैंने और आपने भी देखे हैं टीवी पे, हुए हैं कि नहीं, कल ये किसी तरह फिल्म का रूप लेते हैं और उनमें वो बात दिखती है, तो कहाँ से गलत है? मैं दिखाना चाहता हूँ एज ए मेकर, वो जो इंसिडेंट हुआ था कल को जो श्रीनगर में हुआ, उस इंसिडेंट पे अगर कहानी बनती है तो कहाँ से गलत है वो? जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। क्योंकि गवर्नमेंट को लेके तो आप अपने आप को बिना बात के उनको घुसा रहे हो। गवर्नमेंट ने उनको क्या है यार, हो सकता है उनको अच्छा लगा हो, हाँ भाई ये चीज़ें आनी चाहिए लोगों के सामने। सिनेमा की एक पावर जो है ना, वो बहुत कमाल की है कि जब सिनेमा में कोई चीज़ आती है तो एक तो दिमाग में रह जाती है, छप जाती है वो। यही गीतों का असर है। ऐसे क्या बात है जो 1960 के गाने जो मैंने सुने हुए, मैं तो छोटा था लेकिन आज भी सुनते याद आ जाते हैं।
क्योंकि वो चीज़ें इस तरह बनाई गई थी, इस तरह हमारे अंदर जहन में गई हुई हैं। तो ये कहना कि किसी का फ़ायदा, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट यार? अगर कोई भी रहे यार, सरकार तो ये एक के बाद दूसरी आ जाएगी यार। अगर उसको कोई कहानी का रूप उनको उस वक्त फेवर में चला जाता है तो मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं दिखती है। जी एग्जैक्टली। लेकिन जैसे सरकार तो आती जाती रहेगी, जैसे आपने एक बात अभी कहा कि गवर्नमेंट का कोई इसमें तो लेना देना नहीं है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम जितने भी जो मूवीज़ बन रहे, चाहे वो अपना धुरंधर हो, चाहे वो केरला फाइल्स हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार बदलने के बाद में मूवीज़ बैक टू बैक आई, तो उससे मतलब जो लोग हैं बहुत सारी चीज़ों को देख के जागरूक भी हो रहे हैं। तो ऐसे जो भी वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, कोई मूवी से आपको ऑफर आया था? नहीं, मूवी क्या, मैं तो सब तरह के काम करता ही आ रहा हूँ। एक वेब सीरीज़ मेरी चल रही है हॉटस्टार पे, सलाहकार करके, वो भी इसी तरह की है जिस तरह की आप कह रहे हो। तो जो मिलता है हम करते रहते हैं। साउथ में जो मिलता है कभी बीच में, क्योंकि पंजाबी में भी मैंने काम किया, वहाँ कोई अच्छी फिल्म ऑफर होती है तो वो कर लेते हैं। उधर चारों लैंग्वेज में जहाँ कोई अच्छी मिलती है उसको कर लेते हैं। हिंदी में कुछ मिलता है तो वो कर लेते हैं। तो आई एम ओपन टू ऑल द इंडस्ट्रीज जहाँ मुझे मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे। बाकी क्या है ना, आप जो कहना चाह रहे हो, जो लहर होती है, ये लहर ऐसे नहीं, आपको याद होगा, आप तो छोटे होंगे शायद, एक दूजे के लिए एक फिल्म बनी थी, कमल हसन साहब, रति अग्निहोत्री जी। उसके बाद जो सिनेमा बना उसी तरह बना, कितनी फिल्में बनी, फिर बॉबी फिल्म आई, बॉबी को देख के तो जब फिल्में चलती हैं, जब शोले चली तो एक्शन का ज़माना आ गया, जंजीर बनी तो एक्शन का ज़माना आ गया मजी के। ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग तो समंदर में डुबकी लगाते हैं और फिर जब कुछ लगा लेते हैं तो बाकियों के लिए आसान हो जाता है। तो ये बिजनेस है, उनको दिखता है कि मुझे भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, फिर उसमें कई फिल्में बन जाती हैं। आज धुरंधर चली है, लोगों को पसंद किया, अब देखिएगा कई फिल्में सामने आएंगी इस तरह की कहानियों की। उल्टा आप देखें OTT पे तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन इससे आएंगी, निकल के आएंगी, भाई इस तरह बना सकते हैं हम, ऑडियंस को अच्छी लगती हैं। तो ये एक लहर है। अब इसको ये कह देना कि ये इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, जब अच्छी चीज़ बनाओगे तो किसी को भी अच्छा लग सकता है यार। ऐसा तो है नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग फिल्में नहीं देखते। करेक्ट। मुझे कैसे पहचान लेते हैं, मैं तो विलन आदमी हूँ, तो भी जब कहीं मिलता हूँ तो बोले हाँ यार तुम अच्छे दिखते हो या विलन काम करते हो, तो काम इस सिनेमा एक्सेप्टेड है, हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं उसको। जी, जैसे आपने अभी विलन की बात किया, तो कोई ऐसी मूवी या फिर कोई वेब सीरीज़ है जो मतलब आप रिग्रेट करते कि मतलब काश ये मूवी या फिर ये वेब सीरीज़ में मुझे वो रोल मिला होता? यार ये थोड़ी सी कमज़ोरी दर्शाता है अपने आप में, एक जेलसी दिखाता है। अब धुरंधर का ले लीजिए, धुरंधर में ऐसा कोई रोल नहीं है जो मुझे लगे कि मैं बेटर कर सकता था। इतना सुंदर फिल्म है वो, इतना ज़बरदस्त काम किया है। ये होता रहेगा कि अपना, हाँ कभी कभी किसी गलती से को हाथ से रोल निकल जाए कि अगर मैं ये गलती ना की होती तो ये रोल मेरे पास होता। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हर वक्त आप अवेलेबल नहीं हो सकते, कोई रीज़न भी होते हैं कई बार। बाकी ये नहीं ये सोचो कि तो 20 फिल्में ऐसी होंगी जिसमें आपको लगेगा या मुझे क्यों होना चाहिए भाई, तुझे जिसकी किस्मत थी, जिसकी किस्मत में लिखा था वो उस फिल्म में है, वहीं बात खत्म हो जाती है। यस, आप मेहनत करते रहो अपने आप पे, अपना काम जो भी रूप में दिखाने को मिलता है उसे दिखाते रहो, तो आई एम श्योर यहाँ तक पहुँचे हैं तो और कुछ फिल्में अच्छी और कुछ मिल जाएंगी। जी, सूर्यवंशम एक ऐसी आपकी मूवी है जो हमेशा हम देखते हैं, मतलब वो मैक्स चैनल पे हमेशा मतलब 2 दिन 1 दिन पे चालू ही रहता है वो, तो वो मूवी के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए वो टीवी में तो लगातार आई, उसमें दोनों फिल्में मेरी, मैं भी था उसमें, एक इंदिरा थी और एक ये फिल्में। उसका कोई रीज़न होगा, वो क्योंकि टीवी वालों की प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने ली होगी, उनकी क्या आपस में डील है हमें नहीं मालूम। अगर वो दिखा रहे हैं तो शायद आजकल तो पता चल जाता है कि कितने लोग देखते हैं, शायद ये रिकॉर्ड होगा, उनको लगा होगा कि अच्छा होता है, तो अच्छी फिल्म को रिपीट करते हैं। ये तो उनका ही वो था कि वो कितना दिखाना चाहते हैं और कितनी बार यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन यस, हैरान हम ज़रूर हुए कि इतना दिखाया है उसको, और फिर इसका हम तो यही पॉजिटिव सोचते हैं कि शायद ऑफ कोर्स उनके पास भी फीडबैक आता ही है। आज कितने लोग टीवी देखते हैं, सबको पता चलता है जी। तो हो सकता है लोग पसंद करते हों, क्योंकि देश जो है सिर्फ बॉम्बे, बेंगलोर और दिल्ली नहीं है साहब,
नहीं, लोगों ने तो बहुत पसंद इनके किया अंदर मुझे। चले जाएं, हमारी दुनिया जो है हर सिटी के 100 किलोमीटर के बाहर अलग ही देश है। तो क्या मालूम कहाँ लोग 100 200 एक करोड़ 1.5 करोड़ फिल्म आदमी किसी को देख रहा है, किसी चैनल को, क्या पता है, इतना बड़ा देश है हमारा। नहीं, लोगों ने बहुत पसंद किया। और जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो एक मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने ये बोला मुझे कि एक सवाल पूछना उनसे कि वो खीर में जो पॉइजन डालते हैं, क्या वो खीर की जगह पे कोई गुलाब जामुन हो सकता था क्या, ऐसा कुछ? सिनेमा मेक बिलीव है, ये भी कहानी का हिस्सा है। तो यही मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारी सिनेमा से जो काम होता है कितना इफेक्टिव हो जाता है। तो आप कह रहे हो आपका दोस्त तो आपकी एज का होगा, तो मतलब वो भी इस बात को रियल समझ रहा है। तो यही सिनेमा है। इसी सिनेमा के थ्रू अगर हम इस तरह की चीज़ अगर उसको याद रहती है तो ज़रूर सिनेमा की अच्छी बातें भी उसके दिमाग में जाती होंगी। तो सिनेमा का सबसे बड़ा जो मकसद है ये भी होता है कि आप अच्छी चीज़ें भी भेजो दिमाग में, ताकि लोगों को हमेशा याद रहें। नेशनलिज्म के हिसाब से सोशलिज्म जो होता है उसकी अच्छी बातें जो लोगों तक पहुँचे हैं। तो ये भी कहानी का एक हिस्सा था कि इस जेलसी में उसने जहर अपने ही उनको पिला दिया ताकि उसका काम हो जाए। तो ये कहानी है, लेकिन अगर उसके मन में ये बात बैठी है तो इसका मतलब यह है कि उसको महसूस हुआ है। और यही सिनेमा का काम था कि आपको थोड़ा सा हिट करे, प्लस वे अगर अच्छा है तो अच्छे तरीके से, खराब है तो ख़राब है। तो मैं यही पावर सिनेमा की समझता हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत ही पंचुअल हैं, सेट पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। आप तो पर्सनली उनके साथ में काम किया हुआ आपने, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है, उनके बारे में मुझे भी पता चल गया था। अमित जी आते हैं, तो मेरा जो अपना पर्सनल जो फॉरेन का एक्सपीरियंस था, मैं उसे लेके जब आया था तो उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि इफ़ यू रीच 5 मिनट बिफोर, इवन देन यू डोंट नॉक द डोर। आपके पास 30-40 सेकंड का ही वो है कि आप पहले पहुंचे हैं तो आप बेल बजाएंगे। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी, क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया, तो वहाँ से ये चीज़ मैंने सीखी। तो जब ये था तो मुझे इस बात से कोई चिंता नहीं थी कि अमित जी कितने बजाएंगे। मुझे जो टाइम दिया गया है मुझे वही लगता था ये मेरा टाइम है और मुझे उस टाइम पे वहाँ होना चाहिए। बट ये इंडस्ट्री सारी जानती है कि अमित जी बहुत पंक्चुअल हैं और एकदम वो भी जो मैंने इस तरह आपको जवाब दिया, मैंने ये भी सुना है कई बार जल्दी भी आ जाते थे, बाहर गाड़ी में रहते थे, तो इतने बजे वो एंटर करते थे स्टूडियो। तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न कि हाँ भाई ऐसे सीरियस कलाकार आज हमारे साथ हैं और मैंने भी उनके साथ काम किया। अमित जी की एक क्वालिटी अगर आपको अपने अंदर लेनी हो तो कौन सी क्वालिटी लेंगे? सबसे बड़ी एक्टर तो मैं उन जैसा बन नहीं सकता। यही एक चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी तो है ही। मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में यहाँ भी बाहर ही मैच किया इस बात को कि टाइमिंग के हिसाब पे कोई नहीं कहेगा कि मैं लेट आता हूँ। अच्छा, एक ऑप्शन अगर आपको दिया जाए, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी, ये तीनों में से सबसे डिसिप्लिन एक्टर आपके हिसाब से कौन है और क्यों? सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपनी अदाएँ हैं। और आज तक अगर ये बिल्कुल ही गलत होता कोई लेट, आप जानना, असल बात तो यह है कि आपको लगे कौन लेट आता है कौन। अगर लेट आते हैं तो फिल्म रुक जाती, बंद होती, कभी कोई फिल्म बंद हुई नहीं है, तो इसे एक्सेप्टेड है। लेकिन आस्ता आस्ता आज मैं जो देख रहा हूँ, हमारे तकरीबन जो सारे ही बड़े एक्टर्स सब टाइम पे आते हैं। अक्षय टाइम पे आता है, आमिर टाइम पे आते हैं, अमित जी तो है ही हैं। तो सलमान का भी एक अपना तरीका है, बट इसे एक्सेप्टेड। जो लोग सलमान को लेते हैं उनको पता है, सब पता है। सलमान आज के नहीं है, 30-35 साल हो गए उनको भी आते हुए। तो ये कई बार चीज आप समझ जाते हो, आप इसमें बहस ही नहीं करते। तो उसी में आपके अंदर आपकी मेच्योरिटी ही चेंजेस लाती है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सेप्टेड है, किसी नो प्रॉब्लम भाई, आप कितने बजे आ रहे हैं बता रहे हो, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो ये भी हिस्सा है मेकिंग का ना। मेकिंग ये तो है नहीं कि पूरी यूनिट आके खड़ी हो जाए, एक्टर खड़े हो जाए तो फिल्म होगी, नहीं। ये भी हिस्सा है उसका कि आपकी ज़रूरत 12 बजे है, इनकी 2 बजे है, मुझे 7 बजे आ जाना चाहिए। तो ये भी एक हिस्सा है फिल्म मेकिंग का। तो उस हिसाब से एडजस्ट होता है। तो मैं इसे ये नहीं कहूँगा, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, भाई आप इतने बजे क्यों आ जाए, इतने बजे आ जाओ। नहीं सर, ये प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और एक्टर के बीच की बात है। मुझे मेरा टाइम मिलता है, उनका टाइम उनको जो देता है वो जाने, और ये होता है, नहीं तो फिल्में ना बनती इतनी। जी, बॉलीवुड को मतलब आपने बहुत ही करीब से देखा हुआ है, बॉलीवुड का सबसे डार्क सीक्रेट कौन सा आपके हिसाब से? कौन इन डार्क सीक्रेट क्या होते हैं? डार्क किसी आप बताइए।
डार्क सी कहाँ नहीं है, आपस की जेलसी कहाँ नहीं है। क्या आप किसी इंजीनियरिंग बड़ी कंपनी में काम करते तो वहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है सर? स्पोर्ट्स में नहीं है? ये होता है सर। लेकिन जब हमने काम, पहली बात है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, आप कौन है। जब हमने जहाँ काम करना है वो डिपार्टमेंट हमारा है, उसके अंदर सरवाइव करने की ताकत भी आपके अंदर आनी ही चाहिए। ठीक है, हर अच्छा आदमी है तो उसका कुछ ना कोई, जिसको किसी को फ़ायदा उठाना वो गलतियाँ निकालेगा उसकी, लेकिन उसको इतना तो पता होना चाहिए मुझे बचाना कैसे है। अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ भी फेल हैं और वहाँ भी फेल हैं। तो मैं इसे हिस्सा मानता हूँ, आपके अंदर ये चीज़ होनी ही चाहिए। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कि इसमें कंपटीशन नहीं है? बहुत बिल्कुल है। या 10 आदमी बोल सकते हैं, तरीके से बुलवा सकते हैं, यार ये तो गलत है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपका काम बोलेगा ना। तो मैं यह मानता हूँ कि डार्क हर जगह है यार, हमारे में कमियां, सब में कमियां होती हैं, सिस्टम में काम करने क्यों साथ में। और सबसे चीज़ ये है कि सिनेमा के बहुत से लोग मिले ही नहीं होते पहले। आप घंटों के लिए मिलते हो, फिर बिछड़ जाते हो, फिर हो सकता है आपको अगली फिल्म में काम करने का मौका 3 महीने में मिले, तो वो मिलते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूर पड़ेगी आपको, वेयर यू स्टैंड। हर पोजीशन हर आदमी की हर डिपार्टमेंट में सेम नहीं हो सकती। आपको अपनी पोजीशन में रह के देखना है कि मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, मुझे क्या नहीं करना, और क्या डू एंड डोंट्स वाला होता है ना फार्मूला, वो हर जगह लागू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि यहाँ ये ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी है कि मैंने यहाँ कुछ देखा कि एक आदमी किसी के बारे में बोल रहा, फट से मैं आपके पास पहुँच गया और आपको बोल दिया वैसा, ये गलत है, आई एम रॉन्ग। उन दोनों के बीच में मुझे पता ही नहीं है क्यों बोल रहे हैं गलत किसी को, और मैंने आके बोल दिया गलत। तो ये सब चीज़ें सब होती रहेंगी, आप इन्हें सीरियसली न लेके उसको समझें, डूज एंड डोंट्स क्या मेरे। तो ठीक है, उनकी दुनिया, उन्होंने कोई बात की, फाइन। हाँ, अगर आपने कोई देखा है कोई किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है और आपने अलर्ट कर दिया तो मैं समझ में आती है बात। मैं तो यही समझता हूँ इन चीज़ों के बारे में। काफ़ी मूवीज़ आपने किया, और मूवीज़ में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वाइब से मैच नहीं होते कभी कभी। तो कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब हीटेड मोमेंट कुछ हुआ हो सेट पे आपका किसी के साथ में? देखिए, पहली बात ये है कि हम सब प्रोफेशनल हैं, कोई भी किसी पे एहसान करने नहीं गया उधर। मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे बुलाया गया है, मुझे पैसे दिए गए हैं, उसको उसके हिसाब से दिया है, उसको उसके हिसाब से दिया है। अब हमें आपस में कुछ ऐसा करें और प्रोड्यूसर को नुकसान हो, ये तो बहुत गलत बात है। बहुत ये मेरे सिस्टम में नहीं है ये बात। आपको नहीं करना, नेक्स्ट मत कीजिए। क्या ख़राब लग रहा है तो नेक्स्ट में क्या ठीक हो जाएगा। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनकी अपनी नेचर है, लेकिन आप काम में नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, आप बेटर कीजिए। अगर आप लग रहा है आप कर, हो सकता है कई बार एक्टर ऐसा करे कि आपको कुछ इस तरह का कर रहा है कि आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाए और वो बात ना बने जो आप चाह रहे हैं, ये चालाकी हो सकती है। लेकिन आप जब समंदर में आया, तैरना नहीं आता, तो फिर मेरा तो कसूर नहीं, आपका ही हुआ ना। तो आप क्यों हुए, आप अपना काम समझो। आपको समझ में क्यों देर लगे ये बात। जी, हमें भी मालूम है कई बार बड़े सीनियर एक्टर होते हैं, हम उनसे नहीं कह सकते सर 2-4 रिहर्सल कर लें, लेकिन आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो ये सब है यार, चलता है। इससे वी आर प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन दिस, नॉट ऐसे कि पापा ने कहा था बेटा चले जाना थोड़ी देर, ऐसा नहीं है। हम प्रोफेशनली हैं, मैं मेरी उस पोजीशन से, तू तेरी, ये उसकी सब प्रोफेशनली, कोई फ्री में नहीं है उधर। जी मुकेश जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टर से अच्छा आप एक पॉलिटिशियन ही बन सकते हैं। कभी फ्यूचर सोचे कि मतलब मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में जाके एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं। होगा, लेकिन मेरे में है नहीं, मुझे क्या डिस्कस करना। लेकिन पॉलिटिशियन यस, भी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं जी कोई भी पॉलिटिशियन बन सकता, नहीं बन सकता। वो क्वालिटी मुझे आपके अंदर दिख रही है सर अभी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं सर। वहाँ की बहुत सी चीज़ें आप उसके लायक होने चाहिए। अब जो मुझे चीज़ पता ही नहीं है, आपको पता है जब पॉलिटिशियन होगा, आज मैं अपनी मर्जी से उठता हूँ, कल को मैं कोई जिम्मेदारी ऐसी ले लेता हूँ एमएलए की, 4 बजे लोग भी मेरे द्वार खड़े होंगे मदद के लिए। क्या मुझ में वो ताकत है? क्या मैं उसे उठ के मदद कर सकता हूँ? तो ये आपके अंदर होनी चाहिए चीज़ें। तो मैं क्यों साइंटिस्ट नहीं बना या क्यों इंजीनियर, मुझ में नहीं है। मैं क्यों भटका, इधर उधर चला गया, उसमें मेरी वाइफ का बड़ा साथ रहा, हम बाहर रहे, सब कुछ क्यों किया? क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ना।
तो ये समझ में आने ही में भी 6-7 साल मैंने हमारे गए और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब उसमें भी यहाँ के अब सोच लूँ मैं अब ये नहीं कर सकता। लाइफ टाइम में बड़े काम नहीं होते, जो कर पाते हैं हमारे सामने एग्जाम्पल भी अमित जी भी कोशिश गए थे, लेकिन नहीं उनको लगा होगा कि मेरे बस का नहीं। कामयाब भी हुए, दत्त साहब बहुत कामयाब है। मैंने उनकी बहुत इज्जत सुनी कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। विनोद खन्ना साहब, ऐसा भी हुआ है। लेकिन वो ताकत को मैं ही सबसे पहले तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझ में वो ताकत है कि नहीं है। मुझ में नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो ठीक है, मिलना मिलाना, कभी हम किसी के इलेक्शन में चले गए, ये सब किया है। लेकिन मैं देखता हूँ सर, वो एक ख़ास एरिया है, आप में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको ये 3 वेब सीरीज़ में से कोई एक वेब सीरीज़ को रिक्रिएट करने का मौका मिले तो कौन सा वेब सीरीज़ करेंगे और क्यों? मिर्ज़ापुर, अभी जो लेटेस्ट आया वेब सीरीज़ द मटका किंग और फैमिली मैन। देखिए, तीनों मैंने देखी हैं और मैं मानता हूँ तीनों ही कमाल की फिल्म जी। इन तीनों कहानियों ने ही कम से कम 15 से 17 एक्टर इंडस्ट्री को दिए। ये ऐसी हैं। अब इनको रिक्रिएट क्यों करना? देश है इतना बड़ा, हमारे यहाँ कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप डिपेंड करता है। ये वो कहानियाँ जो सबसे पहले तो जिन्होंने लिखी है, सलूट उनको करना चाहिए। लिखी तो है नहीं घर बैठे या बॉम्बे किसी 5 स्टार होटल में बैठ के नहीं लिखी गई। ये वही इंसान ने लिखे जो उधर रहता था, जो जिया है ये ज़िंदगी, उन्होंने ही लिखी है। अदरवाइज ये आपके सपने में आने वाली कहानी नहीं है ये। तो सबसे बड़ी बात है कि वो होगा, इसके बाद और कहानियाँ बनेंगी। लेकिन यस, इनको मैं कहता हूँ एज इट इज़ ही रहें। बहुत ही खूबसूरत, ठीक है पेनफुल रहेगी, ऐसी ज़िंदगी भी है, ऐसी परेशानी में भी लोग अपनी दुनिया बना रहे हैं, ये तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन धुरंधर को जब देखो तो ऐसा भी है कि ऐसे भी हिडन स्टार्स नेशनल लेवल के, जिनके अंदर देशभक्ति है कि पता ही नहीं देश को और क्या क्या कर रहे हैं देश के लिए। ये भी तो बहुत बड़ी कमाल की बात है। फैमिली मैन भी बहुत अच्छी कहानी है। हमारे यहाँ कई चीज़ें हुई हैं, हमें पता तो है ही है, कई स्टेटों में जो हुआ है उसको मिला के उन्होंने एक कहानी पिरोई थी। तो फैमिली मैन बहुत अच्छी, मुझे नहीं लगता इनको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। खूबसूरत हैं, इनके और पार्ट भी सामने आएंगे। मुकेश जी, डायरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एक्टर को बनाने के लिए? डायरेक्टर है भाई, नहीं बात बनती उनके बिना। एक्टर से पहले डायरेक्टर हज़ारों बार आपके बारे में सोच चुका है, वो कहानी को पढ़ चुका है, जी चुका है, उसके अंदर है सारे एक्टर। तो इसलिए डायरेक्टर तो है, उसकी जगह टॉप पे ही है जी। यस, अच्छे एक्टर जब मिल जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है। बट डायरेक्टर को किसी भी लेवल पे आप नहीं कह सकते कि ये छोटा है, स्पेशली एक्टरों के सामने नहीं। क्योंकि जिए है ना, वो आपको बताने से पहले 20 बार जिए हैं। मेरी लाइनें बोली होगी उन्होंने अपने मन में 50 बार, राइटर के साथ डिस्कस करने, या थोड़ा ऐसे करो ये करो, जीते हैं जी। तब तो पहुँचते हैं हमारे पास। फिर हम अपने आप कुछ डाल के, अगर इस लाइक है तो कुछ उसमें डालते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। जो हमारे सामने है हम देखते ही हैं। अभी टॉप 3 डायरेक्टर अगर आपके लाइफ में कोई है तो वो कौन है इस वक्त? जो मैं अगर डायरेक्टर्स की बात करूं तो मैं इसमें सॉरी इसलिए कहूँगा कि मैं बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं हुई समझने में कि हमारी इंडस्ट्री में अब ये 3 फिल्मों के जो अपने नाम लिए हैं, ये सब ज़बरदस्त फिल्में हैं, है ना। तो ये बहुत से और लोग हैं जिसे इतने नए आ गए हैं कि एक जनरेशन चेंज मैं देख पा रहा हूँ। अब मैंने फारूक कबीर साहब के साथ जो सीरीज़ की थी सलाहकार, वो भी अपने आप में बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। तो मैं 3-4 नाम तो अब यही जो मैं कहूँगा वही बेस्ट, ये भी हैं, फारूक साहब भी हैं, तो और अभी भी बहुत सारे हैं। लेकिन बहुत सारों को मैं अगर कहूँ कि मैं, जैसे पहले मेरे दिमाग में अभी 15-16 नाम बता सकता था, लेकिन अब नई दुनिया आई है और बहुतों के साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम बन रहा है। बहुत से नए बेहतरीन एक्टर आए हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ भाई, अपने अंदर भी थोड़ी सी उस तरह की करंट आनी चाहिए, हमें भी थोड़ी चेंजेस लाने हैं। तो मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये समा बेटर है एक्टरों के लिए। हाँ, कितने आपके हिस्से में आएंगे वो अलग बात है, लेकिन इससे चैलेंज तो है और काफ़ी अच्छा काम दिख रहा है जी। और जाते जाते जितने भी जो यूथ ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप? देखो, मैसेज तो इसको हम सिंपल ही रखते हैं।
आपको जो भी काम करना, ड्राइवर बनना है तो ड्राइवरिंग आनी चाहिए, मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक आना चाहिए। अब सवाल है कि हर चीज़ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेसिक चीज़ें क्यों स्कूल जाते हैं? हो सकता है ABC घर भी सिखाई जा सके, लेकिन सिर्फ स्कूल में सिर्फ ABC नहीं सिखाई जाती। स्कूल में वो टीचर है जो आपसे कहेगी बैठ जाओ, आप बैठोगे। टीचर कहेगा बेटा नहीं आपने गलत किया है, से सॉरी। ये कौन सिखाएगा? स्कूल में सिखाया जाता है। इसलिए स्कूल इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ग्रेजुएशन बेटर होती है वहाँ से। तो वहाँ से है तो वो बेसिक तो आप करके ही आओ, एजुकेशन जितनी भी पा सकते हो पा के आओ, और फिर ये समझ लो कि उसके बाद जो आपके 4-5 साल हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे ही बेहतरीन हिस्सा है और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उसको ठेस नहीं लगनी चाहिए। अगर उसमें सीधी लाइन बन गई आपकी कि मुझे ये करना है, तो फिर अपनी जान डाल दीजिए। कोई भी हो, ये हो, इंजीनियरिंग हो, अभी तो बहुत सारी लाइनें हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो, फूड में कर सकते हो, इंडस्ट्री जो है, कुछ भी इतने सारे हमारे यहाँ खुल चुके हैं। आप मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने 100 में से 90 ले लिए। इंटेलिजेंट वो भी हैं जिन्होंने 58 लिए थे, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है। एक अपना सोच लो कि मुझे यह पढ़ना, फिर जब आप बन जाते हो तो फिर आपको और स्पेशलिटी अपने ऐड करनी है, तो उसके रास्ते आपको पता चल जाएंगे, है कि नहीं? समय के साथ में सब मालूम। हाँ, आपको लगता है कि मुझे ये भी सीख लेना चाहिए, तो उसका भी तरीके पता चल जाएंगे आपको। जी। सो गाइस, ये थे मुकेश ऋषि सर हमारे साथ। लाइफ में कुछ भी करो डेडिकेशन से करो, इनका कहना है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, और थैंक यू सो मच मुकेश ऋषि सर, आप ये पॉडकास्ट पे आए। और मुझे दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो आपको टीवी पे देखते थे, आज सामने आप बैठे हैं, और आपके जो विचार है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार है। और बॉलीवुड के बारे में जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव पर्सपेक्शन था, वो भी आपने यहाँ पे क्लियर किया। और होप से जो पॉडकास्ट जाए लोगों के पास में, तो और पॉजिटिविटी से लोग एक्टर्स को भी देखें, बॉलीवुड को भी देखें। और ये पॉडकास्ट के लिए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट को आप देखिए, और मुकेश ऋषि सर को जितना प्यार आपने दिया है, ये पॉडकास्ट को भी उतना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए सिनेमा, देखते रहिए। हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा ही है सिनेमा, लेकिन अब इसके रूप बहुत सारे बदल गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, मुझे फ़ख्र हो रहा कहते हुए कि हम लोग बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं अपने इस सिनेमा लाइन में। तो चलिए साथ में चलते हैं, आप देखते रहिए, हम बनाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।